रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. अ मेटल प्लेट कैन बी हीटेड बाय. एक मेटल प्लेट है, उसको हम कैसे हीट कर सकते हैं? पासिंग आइदर अ डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट थ्रू द प्लेट, मतलब उसके थ्रू हम डीसी या फिर एसी पास करके उसको हीट कर सकते हैं. प्लेसिंग इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसको हमने ऐसी जगह पे प्लेस किया कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है. प्लेसिंग इन अ स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बट डज नॉट वेरी विथ टाइम. बोथ ए एंड बी. देखिए, प्लेट हीट करना है हमें. हमारे पास एक प्लेट है. ओके, ये प्लेट हमें हीट करना है, तो इसको हम इसमें से एसी करंट पास करके भी हीट कर सकते हैं, डीसी करंट पास करके भी हीट कर सकते हैं. ओके, अगर इस प्लेट का हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया या फिर इसको वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दिया, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में इसको हमने रख दिया, तो डेफिनेटली उस टाइम पे भी ये हीट होगा, क्योंकि वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट भी इंड्यूस होगा, एंड हीटिंग इफेक्ट वहां पे भी जनरेट होगा. मतलब मुझे यहाँ पे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों भी करेक्ट लग रहे हैं. सो आई हैव द ऑप्शन डी एज अ करेक्ट वन. बोथ ए एंड बी, बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट. तो इस प्लेट को मैं हीट करने के लिए एसी यूज कर सकता हूँ, डीसी भी यूज कर सकता हूँ, या फिर उसको वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख के भी मैं उसको वहां पे हीट कर सकता हूँ. सो ए एंड बी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. The total charge induced in a conducting loop when it is moved in a magnetic field depends upon the rate of change of magnetic flux, initial magnetic flux only, total charge in magnetic flux and resistance, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स ओनली. देखिए क्या बोल रहा है वो, टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग लूप. हमारे पास एक लूप है, दिस लूप इज अ कंडक्टिंग लूप, दिस लूप इज अ कंडक्टिंग लूप, मतलब हमने इसमें से करंट पास किया है. तो इसमें जो टोटल चार्ज इंड्यूस होगा, टोटल चार्ज व्हेन इट इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, तो ये चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, ऐसे उसने पूछा है. जो यहाँ पे टोटल चार्ज इंड्यूस हुआ है इनसाइड द लूप, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स ओनली, टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स ओनली. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. यहाँ पे जो टोटल चार्ज इंड्यूस होगा, दिस टोटल चार्ज विल डिपेंड ऑन द total change in the magnetic flux, total change in the magnetic flux and resistance also. So option C is correct. Here charge will depend on, देखो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी होता है ना. चार्ज मतलब क्या, Q इक्वल टू आई टी. नाउ देखो यहाँ पे I को मैं E बाय R लिख सकता हूँ ना. I मीन्स वॉट, E बाय R. I की जगह पे E बाय R मैंने लिख दिया, एंड ये टाइम एज इट इज आएगा. ओके, अब देखो ये जो E होता है, E मीन्स वॉट, डी फाई बाई डी टी ना. डी फाई बाई डी टी इज वॉट, डी फाई बाई डी टी इंटू टी बाय आर, इंटू दिस टी बाय आर. अब देखो इस पे यहाँ पे रिलेशन, तो आपका जो चार्ज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटल चेंज इन फ्लक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, एंड रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है. तो इस तरीके से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि Q इक्वल टू आई टी, आई इज वॉट, ई बाय आर, ई इज वॉट, डी फाइव बाई डी टी, आर जैसे कि वैसे, टी जैसे कि वैसे. मतलब चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया है
तो फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है एज वेल एज रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। टाइम उसने कुछ यहाँ पे बोला नहीं है, तो ऑब्वियसली टाइम इसके dt आ रहा है, मतलब चेंज इन फ्लक्स के साथ टाइम आ रहा है यहाँ पे। सो दिस चार्ज, चेंज इन द चार्ज डिपेंड्स ऑन द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन द फ्लक्स, टोटल चेंज इन फ्लक्स एज वेल एज रेजिस्टेंस। ये रिलेशन आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करें। Q equal to IT, I is what? E by R, E is what? d phi by dt। ये R जैसे कि वैसे है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है एंड टोटल फ्लक्स पे भी डिपेंड कर रहा है। एंड एयर कोर्ड सोलेनॉइड, मतलब सोलेनॉइड के कोर में क्या है? एयर है, विथ लेंथ 20 सेंटीमीटर। सोलेनॉइड का लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 400। करंट दिया है 2 एम्पियर। द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ। बाद में करंट 0 हो गया है, पहले करंट कितना था? 2 था, बाद में स्विच ऑफ हो गया ना, मतलब करंट सेकंड केस में कितना हो गया? 0 हो गया। फर्स्ट केस में कितना था? 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर से 0 होने के लिए कितना टाइम लगा है? उसने बोला है 10⁻³ सेकंड। द एवरेज बैक EMF induced across the ends of the open switch in the circuit is, ignore the variation in magnetic field near the ends of the solenoid। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ पे EMF। ओके, नाउ EMF अगर हमें निकालना है तो वी नो दैट EMF इज मींस व्हाट? EMF इज d phi by dt। अब फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स हमें पता है NBA, जिसको हम ABC बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे एंगल कहीं पे मेंशन नहीं है, तो एंगल यहाँ पे 0 हम कंसिडर करेंगे एंड ये आएगा यहाँ पे NBA। बचेगा सिर्फ फ्लक्स के नाम पे क्या बचेगा यहाँ पे? NBA। तो E इक्वल टू d बाई dt ऑफ दिस NBA। ओके, नाउ ये जो NBA यहाँ पे बचा है, पर यहाँ पे सोलेनॉइड नाम आया है, सोलेनॉइड, एज देयर इज नेम सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के लिए B कितना रहता है? B इक्वल टू μ0 Ni रहता है, बराबर है। सोलेनॉइड के लिए B कितना रहता है? μ0 Ni। तो E इक्वल टू, देखिए N एंड A को मैं बाहर ले रहा हूं, Na, अंदर बचा कौन? d बाई dt ऑफ μ0 Ni। ओके, सो दिस Na एज इट इज μ0, ये स्मॉल n को मैं कैपिटल N बाय L लिख सकता हूं। देखिए स्मॉल n मतलब क्या रहता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो Na लिख दिया, μ0 लिख दिया, स्मॉल n कैपिटल N बाय L इनटू di बाई dt। देखिए यहाँ पे सिर्फ करंट चेंज हो रहा है, I1 एंड I2 दिया है ना, मतलब सिर्फ कौन चेंज हो रहा है यहाँ पे? करंट चेंज हो रहा है। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। E इक्वल टू व्हाट? N इज हाउ मच? 400। नंबर ऑफ टर्न्स आर 400। एरिया कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 20 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। μ0 कितना है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? देखिए नंबर ऑफ टर्न्स वापस आ गया, मतलब यहाँ पे n इंटू एन है। मतलब मैं इसको एक काम करता हूँ ना, n का स्क्वायर ही कर देता हूँ, n इंटू एन, n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। L दिया है उसने 20 सेंटीमीटर, मीन्स 20 इंटू 10⁻²। di बाई dt, चेंज इन करंट कितना आएगा? ये आएगा 2। कितने टाइम में हुआ? 10⁻³ di बाई dt। चलो इसको सॉल्व कर दो। ये 20 यहाँ पे कैंसिल हो गया। नाउ दिस E इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 इंटू दिस 4 पाई। इसको मैं कर देता हूं दिस 4 इंटू 2, 8। ये हो गया फिर 8 पाई। ओके, अब देखो यहाँ पे
ये 10⁻² आएगा, ये दो जीरो का 10⁻² आएगा, 10⁻² का स्क्वायर 10⁻+4, ये 10⁻⁻4 कैंसिल हो गया। अब देखो इधर नीचे कितना है 10⁻², 10⁻3, 10⁻5, ऊपर है -7, मतलब ये आएगा यहाँ पे 10⁻² फाइनली। ओके, तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज जो फॉर्मेट में दिया है उस फॉर्मेट में बस इसको हमें मॉडिफाई करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे डॉट आता है क्या, अप्रोक्सीमेट आता है, थोड़ा सा क्रॉस चेक करो कैलकुलेशन। 3 वोल्ट। आई थिंक इट शुड बी 4 वोल्ट। क्रॉस चेक करा एकदा कॅल्क्युलेशन सगळ्यांनी। It is 400 square into this 20 into 10⁻⁻4, 4 pi into 10⁻⁻7 into this 2 divided by 20 into 10⁻⁻2 into 10⁻⁻3। कैलकुलेशन एक बार क्रॉस चेक करो क्योंकि 20 तो इधर चला गया ना। हाउ मच? 4 वोल्ट। यस, फाइनल आंसर शुड बी 4 4 वोल्ट। वोल्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Read the next one. The magnetic flux through a coil perpendicular to its plane and directed into paper is varying according to the relation. Flux का relation दिया है, it is milliweber। फ्लक्स जो दिया है ना ये milliweber दिया है। The EMF induced in the loop at t equal to 4 सेकंड is। अब देखो मेरे पास फ्लक्स उसने दिया है, मुझे EMF निकालना है। E मतलब क्या, E इक्वल टू d∅/dt। सो d/dt ऑफ दिस फ्लक्स, फ्लक्स कितना है 2t² प्लस 4t प्लस 6, ये मिली वेबर है, इंटू 10⁻⁻³ आएगा। मिली वेबर को वेबर में हमने कन्वर्ट कर लिया। ओके, नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस वन, इसका डेरिवेटिव निकालो। E इक्वल टू इट इज 4t आएगा, 2 इंटू 2 4, इसका पावर 1 से कम, ये आएगा 4t प्लस 4। नाउ ये 6 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 इंटू 10⁻⁻3। ये आ गया EMF, E इक्वल टू 4t प्लस 4 इंटू 10⁻⁻3। ओके, नाउ देखो यहाँ पे जो EMF आया है, कब का EMF निकालना है, जब t है 4। तो देखो E इक्वल टू दिस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻3, 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻3। सो देखिए मल्टीप्लीकेशन हम पहले करते हैं, एडिशन बाद में करते हैं। सो 16 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻3, सो E इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻3। सो ये मैच करेगा 0.02 के साथ। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 0.02 वोल्ट। देखो जब कभी भी आपको फ्लक्स दिया जाता है, जब कभी भी आपको फ्लक्स दिया जाता है, अगर उससे EMF निकालना है आपको, तो उसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप बस डिफरेंशिएट कर दो, बिकॉज E इक्वल टू क्या होता है d∅/dt होता है। फ्लक्स को बस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दो, यू विल गेट द EMF E। As a result of change in the magnetic flux linked to the closed loop shown in the figure, एक closed loop दिखाया है फिगर में, an EMF V volt is induced in the loop, the work done
in taking a charge q coulomb once along the loop is। देखिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, एक फिगर हमें दिया है, यहाँ पे वोल्टेज ईएमएफ जो है वो V है, इसके अंदर जो ईएमएफ है वो V है। नाउ वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज q coulomb वंस along the loop is। हमें क्या करना है, एक Q नाम का जो चार्ज है, Q नाम का चार्ज पूरे लूप के अलोंग ऐसे घुमाना है। ओके तो ये घुमाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, यू नो वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। वर्क डन मतलब क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब देखो मैं कितना चार्ज घुमा रहा हूं यहाँ पे, क्यू क्यू चार्ज घुमा रहा हूं, पोटेंशियल वी है, तो वर्क डन कितना आएगा, क्यू वी। वर्क डन इक्वल टू क्यू वी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रीड द नेक्स्ट वन। A conducting circular loop is placed in the uniform magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन दिया है 0.025 टेस्ला with its plane perpendicular to the loop। The radius of the loop is made to shrink at a constant rate 1 मिलीमीटर पर सेकंड। मतलब ये देखिए क्या दिया है उसने, रेडियस ऑफ द लूप इज मेड टू श्रिंक, मतलब ये जो लूप है उसका रेडियस क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है, 1 मिलीमीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड को 1 मिलीमीटर से कम हो रहा है। इसको कैसे लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी, चेंज इन द रेडियस पर यूनिट टाइम। कैसे चेंज हो रहा है, 1 मिलीमीटर पर सेकंड। सो डी आर बाई डी टी आएगा 1 मिलीमीटर, मतलब 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड आएगा। ओके 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे दिया है, बी का वैल्यू भी दिया है, बी दिया है 0.025 टेस्ला। द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, जब रेडियस उसका हो गया 2 सेंटीमीटर तब ईएमएफ कितना वहां पे इंड्यूस हुआ होगा। ओके अब देखो हमें ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, वही वाला फॉर्मूला वापस से यूज करना है, डी फाई बाई डी टी। ओके अब देखो फ्लक्स मतलब क्या, वापस से वही फॉर्मूला हमारा, फ्लक्स इक्वल टू ए बी सी, नंबर ऑफ टर्न्स अगर दिए होंगे तो एन लेना है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है। ओके यहाँ पे एंगल भी नहीं है, मतलब सी भी नहीं आएगा, सो यहाँ पे आएगा डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स, मतलब क्या आएगा, सिर्फ फ्लक्स इक्वल टू आएगा ए बी। ओके अब देखो फ्लक्स इक्वल टू यहाँ पे बचेगा सिर्फ कौन, ए बी। बी यहाँ पे मेंशन किया है, बी कांस्टेंट है, सो ई इक्वल टू बी। यहाँ पे देखिए एरिया, एरिया मेंशन नहीं है पर यहाँ पे रेडियस मेंशन है, तो मैं एरिया की जगह पे ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ सर्कुलर लूप बोला है, मतलब एरिया आएगा पाई आर का स्क्वायर। सो यहाँ पे एरिया आया पाई आर का स्क्वायर, सो ई इक्वल टू बी पाई, पाई भी कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, मुझे डेरिवेटिव निकालना है सिर्फ किसका, आर स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव निकालना है आर स्क्वायर का। चलो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस ई इक्वल टू बी पाई, देखो ये ई इक्वल टू कितना आ गया, बी पाई, इसका डेरिवेटिव आएगा 2r, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इंटू डी आर बाई डी टी। देखिए आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2r, एंड ये जो r है उसका वापस से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, वो आएगा डी आर बाई डी टी। अब देखो b कितना दिया है यहाँ पे 0.025, पाई इज 3.14,
2 is 2, r is again 2 centimeter, 2 into 10 raised to minus 2, dr by dt is 10 raised to minus 3. बस इसको सिंप्लीफाई कर दो. नाउ ऑप्शन अगर आपने देखे तो यहाँ पे 3.14 रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन में मुझे पाई दिख रहा है. देखिए ऑप्शन में पाई है, मतलब यहाँ पे 3.14 रखने की जरूरत नहीं है. सो देखो यहाँ पे हम इसको एक काम करते हैं, ये 0.025 इसको मैं लिखता हूँ 25 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, 25 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 इंटू दिस 4, ये पाई जैसे की वैसे, इंटू दिस 10 रेज टू माइनस 5. ओके, अब देखो ये 25 इंटू 4 मतलब 100 हो गया. तो यहाँ पे बचेगा कितना, दिस स्मॉल ई इक्वल टू, ये -2 को यहाँ पे कैंसिल कर देगा, -2 चला जाएगा, मतलब पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 6 यहाँ पे बचेगा. पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 6 होल्ट आएगा. ओके, अब देखो ऑप्शन के फॉर्मेट में इसको हमें बस कन्वर्ट करना है. पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 6 यहाँ पे आया है. अब ऑप्शन में तो 10 रेज टू माइनस 6 कहीं पे नहीं है, पर 10 रेज टू माइनस 6 को मैं माइक्रो लिख सकता हूँ. सो दिस स्मॉल ई इक्वल टू पाई माइक्रो होल्ट. So E is how much? Pi microvolt. Two identical coaxial coils P and Q carrying equal amount of current in the same direction. दो कॉइल है, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट कैरी कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में. आर ब्रॉट नियरर, ये दोनों को और नजदीक हमने लाया. आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने इस टाइप का क्वेश्चन देखा था. द करंट इन P increases, Q decreases, Q increases, P decreases, both P and Q increases, both P and Q decreases. तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आना चाहिए. अब देखो इसका रीजन क्या है. जब हम P एंड Q को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच कॉइल विल इंक्रीज. देखिए यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, दोनों कॉइल का इंक्रीज होगा. देखिए दो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर एक दूसरे के और नजदीक लाए तो फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा. नाउ फ्लक्स इंक्रीज हो गया, सो यहाँ पे जो करंट इंड्यूस हो रहा है, इट विल ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स. वो क्या करेगा, फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है ना. देखो फ्लक्स इंक्रीज होगा मतलब ईएमएफ डिक्रीज होगा, ईएमएफ डिक्रीज होगा मतलब करंट भी डिक्रीज होगा ना. सो द करंट इन बोथ P एंड Q डिक्रीजेस. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कॉइल या फिर दो कंडक्टर एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं. नजदीक आ रहे हैं मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है. अब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी रिलेशन देता है. ओके, अब देखो फ्लक्स अगर इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली ईएमएफ को डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस सिंबल है, एंड ईएमएफ डिक्रीज होगा मतलब करंट भी डिक्रीज होगा. सो इन बोथ P एंड Q करंट विल डिक्रीज. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. An electromagnet has stored 648 joule of magnetic energy. Energy है 648 joule. When current of 9 ampere exists, current दिया है उसने 9 ampere. What average EMF is induced if the current is reduced to 0? करंट कितना हो गया, 0 कर दिया बाद में. पहले कितना था, 9 एम्पियर था, बाद में कितना कर दिया, 0 कर दिया. कितने टाइम में, 0.45 सेकंड. 0.45 सेकंड में उसको 0 कर दिया है. ओके, अब देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है. तो
ई इक्वल टू डी फाई बाय डी टी रहता है। ओके, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसके अंदर का हमें ईएमएफ यहाँ पे निकालना है। अब सबसे बड़ा हिंट यहाँ पे एनर्जी दिया गया है, एनर्जी दिया गया है, सो हमें यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, E इक्वल टू हाफ एल आई का स्क्वायर। क्योंकि देखो यहाँ पे जो पैरामीटर उसने मेंशन किया है, करंट मेंशन किया है, एंड हमारा जो लॉजिक यहाँ पे E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी है, यहाँ पे फ्लक्स वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया है उसने। फ्लक्स इज नॉट मेंशन, एरिया इज नॉट मेंशन, मैग्नेटिक इंडक्शन भी नहीं है। मतलब हमारा जो चलता है फ्लक्स इक्वल टू ए बी सी, ना ही ए दिख रहा है, ना ही बी दिख रहा है, ना ही सी दिख रहा है, बराबर है। तो फ्लक्स तो निकालना पड़ेगा ना। तो फ्लक्स हम किस तरीके से यहाँ पे निकालेंगे? देखो एक्चुअली यहाँ पे फ्लक्स हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि ए इज नॉट गिवन, बी इज नॉट गिवन, सी इज ऑल्सो नॉट गिवन। फ्लक्स इक्वल टू हमारा ए बी सी होता है और कोई भी पैरामीटर दिया नहीं है। तो इसके अलावा अगर कोई रिलेशन होगा तो वो उसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो इसको अगर हमने मॉडिफाई किया तो हमें एक और रिलेशन मिलता है यहाँ पे, माइनस एल डी आई बाई डी टी, हम उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का ये रिलेशन। यहाँ पे दो कॉइल्स उसने मेंशन नहीं किए, मतलब एक ही कॉइल है। तो यहाँ पे E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी रिलेशन हम यूज करते हैं। ये माइनस प्लस कुछ मैटर नहीं करता है, E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब देखो मैं ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे फ्लक्स यहाँ पे मिल नहीं रहा है, फ्लक्स इक्वल टू ए बी सी नहीं मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी यूज करना पड़ेगा, E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। इफ यू रिमेंबर ये फॉर्मूला कैसे आता है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई रहता है। सो फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई सेल्फ इंडक्टेंस में, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी है। तो फ्लक्स की जगह पे रख दो बस डी बाई डी टी ऑफ एल आई। सो E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। इस तरीके से ये रिलेशन यहाँ पे आ जाता है, E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, नाउ इसमें क्या होगा, अब देखो E इक्वल टू एल, एल तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, डी आई बाई डी टी है, तो एल मुझे यहाँ से मिल सकता है। देखो एल के लिए मैं अगर मैंने इसको मॉडिफाई किया तो एल इक्वल टू टू ई डिवाइडेड बाय आई का स्क्वायर, एल इक्वल टू टू ई डिवाइडेड बाय आई का स्क्वायर। सो दिस एल इक्वल टू 2 इंटू 648 डिवाइडेड बाय आई का स्क्वायर। आई कितना है, 9 है, दोनों का डिफरेंस लिया तो 9 माइनस 0 9 ही रहने वाला है, मतलब ये यहाँ पे आएगा 9 का स्क्वायर 81। नाउ देखो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, वी हैव टू सिंप्लीफाई इट, हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। सो एल कितना आ गया यहाँ पे, 2 इंटू 648 डिवाइडेड बाय 81 इंटू डी आई बाई डी टी, चेंज इन करंट कितना आएगा, इट इज 9, टाइम कितना है 0.45। सो देखो एल का वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया 2e डिवाइडेड बाय आई का स्क्वायर, डी आई बाई डी टी, चेंज इन करंट कितना है 9 है, डिवाइडेड बाय डी टी। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, ऑप्शन ए। सो इट विल गिव ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। E इक्वल टू 320 वोल्ट, E इक्वल टू 320 वोल्ट। हमारा फ्लक्स इक्वल टू एबीसी नहीं चल रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने क्या किया, E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी यहाँ पे ले लिया, और एनर्जी दिया है उस हिसाब से हमने एनर्जी का रेफरेंस लेके एल फाइंड आउट कर दिया। A conducting loop is placed in uniform magnetic field with its plane perpendicular to the field. देखो एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका इंडक्शन बी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर हमने कंडक्टिंग लूप रख दिया विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड को कैसा है, परपेंडिकुलर है। एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द लूप इफ, इस लूप में ईएमएफ कब इंड्यूस होगा,
It is rotated about its axis. It is rotated about a diameter. It is not moved. It is given translational motion in the field. Now देखो इसने यहाँ पे क्या बोला है, ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स डायमीटर, मतलब उसका जो लूप, मतलब मुझे ऐसा दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा सर्कुलर, तो इसको डायमीटर के अबाउट अगर मैंने रोटेट किया, मतलब डायमीटर के अबाउट ही मैंने इसको अगर घुमाया डायमीटर के अबाउट, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा बोल रहा है. इट इज रोटेटेड अबाउट अ डायमीटर बोल रहा है, रोटेटेड अबाउट एक्सिस एंड रोटेटेड अबाउट डायमीटर, नॉट मूव्ड, नॉट मूव नहीं किया तो ईएमएफ थोड़ी इंड्यूस होगा. इट इज गिवन ट्रांसलेशनल मोशन इन द फील्ड. ट्रांसलेशनल मोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके गए, तो इस केस में भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. तो देखो ये लूप है, तो लूप में कौन सी केस में यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए, इट इज रोटेटेड अबाउट अ डायमीटर. जब हम डायमीटर के अबाउट उसको रोटेट करेंगे ना, तब वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा. अबाउट एक्सिस की केस में कैसे रोटेट ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम जो ईएमएफ मिलेगा कौन सी केस में मिलेगा, जब मैं उसको रोटेट करूंगा अबाउट इट्स डायमीटर. सो ऑप्शन बी मुझे यहाँ पे करेक्ट है. Faraday's law are consequence of the conservation of charge, energy, magnetic field, both B and C. Faraday's law is the consequence of the conservation of energy. एनर्जी वहां पे कंजर्व होता है, ऐसा फैराडेज लॉ एक्सप्लेन करता है. Direction of current induced in the wire moving in magnetic field is found by using Fleming's left hand rule, Fleming's right hand rule, Ampere's rule, right hand clasp rule. So Fleming's right hand rule is correct option. देखिए आपको मैंने रूल बताया था, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब. देखिए फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, तब जाके ये जो यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा, बाहर आएगा ऐसे स्क्रीन के, तो ये यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाएगा. स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, थंब एंड मिडल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. फर्स्ट फिंगर, थंब एंड मिडल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करो. फर्स्ट फिंगर डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन मिडल फिंगर डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. इसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. नेक्स्ट वन, Len's law is consequence of law of conservation of, again it is energy. देखो फैराडेज लॉ रहने दो या फिर लेंज लॉ रहने दो, ये वही बात बोलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैसे होता है, कंजर्व होता है. एनर्जी क्रिएट नहीं होता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है, एक फॉर्म से सिर्फ दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है. The direction of induced current in the coil A and B in the situation shown in the figure is. अब देखो फिगर में एक सिचुएशन दिया है, ये सिचुएशन आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. नाउ आप फिगर अच्छे से देखो, यहाँ पे आपको दो कॉइल दिख रहे हैं ए एंड बी. ये है फर्स्ट वाला ए, ये है सेकंड वाला बी. यहाँ पे एक दोनों के बीच में मैग्नेट है, और मैग्नेट देखो कॉइल बी की तरफ से कॉइल ए की तरफ जा रहा है. यहाँ पे ये पी दिखा है, ये क्यू है, यहाँ पे एक्स है एंड ये वाई है. तो देखो ऑप्शन में क्या दिया है उसने, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल ए एंड बी. तो कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा कॉइल ए एंड बी में. देखो दोनों कॉइल के बीच में मैग्नेट रखा है,
एंड मैग्नेट कॉइल बी से दूर जा रहा है एंड कॉइल ए के पास जा रहा है, तो कॉइल ए एंड बी में कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा? P2Q इन कॉइल ए एंड X2Y इन कॉइल बी। यहां पे क्या बोल रहा है? P2Q इन कॉइल ए एंड X2Y इन कॉइल बी। Q2P इन कॉइल ए, Q2P इन कॉइल ए एंड X2Y। देखो Q2P इन कॉइल ए एंड X2Y इन कॉइल बी। चलो मैं इसका मैं आपको सीधे सीधे लॉजिक बता देता हूँ। देखो मैग्नेट जो जा रहा है कॉइल ए की तरफ जा रहा है। अब मैग्नेट कॉइल ए की तरफ जा रहा है, मतलब देखो जिस दिशा में मैग्नेट जाता है ना, तो उससे दूर करंट जाता है। याद रखो, जिधर मैग्नेट जा रहा होगा उधर से करंट दूर जा रहा होगा। मतलब मैग्नेट अगर कॉइल ए की तरफ जा रहा है तो उस कॉइल में करंट दूर जा रहा होगा। मतलब करंट कहां से कहां पे जा रहा होगा? Q2P, क्योंकि इसके नजदीक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। याद रखो हमेशा, अगर मैग्नेट नजदीक जा रहा है तो करंट वहां से दूर जाएगा, मतलब करंट कॉइल ए में Q2P जाएगा। अब कॉइल बी में देखो, कॉइल बी से मैग्नेट दूर जा रहा है, मतलब करंट किस डायरेक्शन में जाएगा? ऑब्वियसली X2Y डायरेक्शन में जाएगा। ओके, सो इन दिस केस कॉइल ए में जो करंट जाएगा Q2P जाएगा एंड कॉइल बी में जो करंट जाएगा वो X2Y में जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर।